नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग का जैसा आपको पता है यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए जीएस का जो पार्ट है पेपर 1, 2, 3 का, उसको लेकर आज चल रहे थे लगातार। तो अभी क्या है, हम लोग पार्ट वाइज जैसे एक पर्टिकुलर क्लास में पूरा ज्योग्राफी, एक पर्टिकुलर क्लास में पूरा इकोनॉमिक्स और एक पर्टिकुलर क्लास में जो है प्रॉपर आपका यूपी स्पेशल को कवर अप यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो अलग अलग अभी कर रहे थे उसको कंपाइल्ड रिवीजन जो है इस सेशन में मेरे द्वारा उपलब्ध आपको कराया जा रहा है। तो लगातार 4 दिन या 5 दिन के सेशन ये है जिसमें हम लोग कंप्लीट रूप में रिवीजन करेंगे इस चीज को। उत्तर लेखन कार्यक्रम हम लोग का यूपीएससी मेंस के लिए। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय, साथ में एलएलबी हूँ, 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी करंट अफेयर का सेशन में लेकर आता हूँ। अन अकेडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PH10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ये उत्तर लेखन कार्यक्रम हम लोग का। देखिए, समावेशी विकास, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि समावेशी विकास को परिभाषित कीजिए कि आखिर समावेशी विकास है क्या। फिर एक क्वेश्चन फ्रेम के आधार पर हम लोग इसको लेते हुए चलेंगे। समावेशी विकास क्या क्या है, क्या होता है समावेशी विकास, इसको समझने का पहले प्रयास करते हैं हम लोग। तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें सभी लोग, अमीर गरीब, सभी भौगोलिक क्षेत्र, अग्रणी राज्य, पिछड़े राज्य, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र तथा सभी आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और सेवाएं उचित भागीदारी करते हो तो उसे समावेशी विकास जो है कहा जाता है। मतलब कि सबको साथ लेके जब चला जाता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, समावेशी विकास के नाम से जाना जाता है। समावेशी विकास न केवल नैतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से क्या है, वांछनीय है। कुल मिलाकर इसको समझने का प्रयास कीजिए कि आपको क्वेश्चन आता है कि समावेशी विकास पर टिप्पणी करिए या समावेशी विकास क्या होता है, इसके लाभ पर क्या कहते हैं कि प्रकाश डालिए, ऐसे करके मेंस में हमारे क्वेश्चन आते हैं। और खासतौर से पेपर 3 की शुरुआत मैंने आज से की है। पेपर 3 में भी इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन करा रहा हूं, तो छाट छाट के जहां से क्वेश्चन आने हैं एकदम टेप टू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये सेशन जो है ऑर्गेनाइज कराया जाएगा डेली 8 PM पर। बस 20 डेज में इतना करा देंगे, पेपर 1, 2, 3 में काफी क्वेश्चन आपको यहां से डायरेक्ट जो है देखने को मिल सकते हैं। तो हमने बात की कि समावेशी विकास वह प्रक्रिया है जिसमें अमीर गरीब लोग, सभी भौगोलिक क्षेत्र, अग्रणी राज्य, पिछड़े राज्य, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और सभी आर्थिक क्षेत्र, 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं आर्थिक में, आपको पता है, कृषि, उद्योग और सेवा, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन सभी को जब साथ लेकर इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तो ऐसे विकास को समावेशी विकास कहा जाता है। आगे बोला जा रहा है कि समावेशी विकास न केवल नैतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी क्या है, वांछनीय है। नैतिक रूप से कैसे, भाई आप आज हैं, ठीक है, आज आप हैं, आज सोच रहे हैं आप कि ठीक है अपने हिसाब से मैं जंगलों को निपटा देता हूं, हमारा तो जीवन काल बढ़िया से गुजर जाएगा, आगे आने वालों को आगे देखा जाएगा। तो ये क्या होता है, ये एक कपटपूर्ण व्यवहार है आने वाली पीढ़ियों के साथ। तो ये नैतिक रूप से, अगर हम समावेशी विकास के बारे में सोच रहे हैं तो ये नैतिक रूप से भी सही है और व्यवहारिक रूप से जरूरी भी है। यदि विकास समावेशी नहीं हो तो उसको भविष्य में टिकाऊ बनाने में क्या होगी, कठिनाई होगी। ठीक है, विकास तो होगा लेकिन टिकाऊ विकास नहीं होगा। टिकाऊ विकास का क्या मतलब हुआ कि आपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं वो लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आपके संसाधन जो हैं आपने उनका इस्तेमाल इस प्रकार से नहीं किया या आप जो है अपने संसाधनों को कई पीढ़ियों तक या कई समय तक जो है इसका इस्तेमाल कर सके। हेलो अजय, बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का क्या होगा, पतन होना शुरू होगा। अगर आप क्या है, आप जो है टिकाऊ विकास की तरफ अगर नहीं जाते हैं तो आज नहीं तो कल आपकी अर्थव्यवस्था का पतन होना तय है। तो एक लंबी सोच का नतीजा होता है, गुड इवनिंग अजय, एक लंबी सोच का नतीजा होता है समावेशी विकास। समावेशी विकास मतलब कि आज भी अभी हम अपने संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें ताकि भविष्य में भी उनका प्रयोग उचित तरीके से किया जा सके। भारत जैसे राष्ट्रों के लिए जीडीपी की ग्रोथ रेट यानी कि समृद्धि जो दर है उसे बनाए रखना ही एक मुद्दा नहीं है, बल्कि उसे और ऊंचा करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में समावेशी विकास भारत के लिए तार्किक रूप से आवश्यक भी देखने को मिलता है। तो भारत जैसा देश जहां पर गरीबी है, बेरोजगारी है और हमारी जो है जीडीपी ग्रोथ रेट भी कम है, तो ऐसे में हमें हमें और आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी क्या करें, समावेशी अपने विकास की रणनीति को समावेशी विकास की तरफ ले जाएं। इसी को देखते हुए हमने क्या किया, अपनी योजना तंत्र में परिवर्तन किया और योजना आयोग की जगह क्या कर लिया, अपने आप को हमने नीति आयोग में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, जो क्या कर रहा है
3 प्रकार की नीतियां बनाता है, 15 वर्षीय, 7 वर्षीय और 3 वर्षीय। ठीक है, तो ये समावेशी विकास हो गया। अब देखते हैं भारत में समावेशी विकास का क्या सिस्टम है, हमने अभी तक क्या अचीव किया है और हमें और क्या अचीव करना बाकी है। तो भारत में समावेशी विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। एसडीजी, एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि कुल 17 गोल्स हैं। ठीक है, उसके 169 उप गोल्स हैं। तो जो एसडीजी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार किया गया है। भारत के संदर्भ में समावेशी प्रकाश करने के लिए हमें निम्न रणनीतियों का प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन आएगा कि समावेशी विकास क्या होता है, भारत के संदर्भ में समावेशी विकास किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है या इसकी तरफ क्या प्रयास भारत सरकार कर सकती है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मेंस में मिलते हैं सीधे। तो हमने देखा समावेशी विकास क्या होता है और भारत किन रणनीतियों के माध्यम से समावेशी विकास प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला, शिक्षा द्वारा, शिक्षा द्वारा सशक्तिकरण। देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि आप जब तक व्यक्ति को शिक्षित नहीं करेंगे, आप उस व्यक्ति को अगर शिक्षा नहीं देते हैं अपने देश के बच्चों को या अपने उसको, तो क्या कर रहे हैं आप उनके सीखने के कौशल को रोक देते हैं। और ऐसे में आप बाद में उनको चाहे तो पर्यावरण का कितना ही ज्ञान दे दीजिए, ठीक है, अर्थव्यवस्था पे कितना ही बता दीजिए, लेकिन उनको समझ में नहीं है क्योंकि उनकी बुनियाद ही खराब है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, शिक्षा पर, शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण करना होगा अपने नागरिकों को। और उसके लिए हम सरकार द्वारा क्या क्या किया गया है, सर्व शिक्षा अभियान आदि के माध्यम से क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है और उसको मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है आर्टिकल 21A के माध्यम से। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के प्रयास से माध्यमिक शिक्षा का विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। कैसे, हम लोगों ने 25% सीटें क्या है हर स्कूल में, चाहे प्राइवेट ही क्यों ना हो, रिजर्व की रखी हैं। किसके लिए, जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं उनके लिए। स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चों की आईटी, बैंकिंग, रिटेल, वित्त आदि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान देना। अभी आपने पता है दिल्ली सरकार ने अपने जो सरकारी स्कूल है उसमें बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन किया है, बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन किया है। और व्यापक परिवर्तन ये किया है उन्होंने कि उन्होंने अभी से ही इसमें छठी सातवीं के बाद से, यानी 9वीं में जब बच्चा आता है तो उनको डिसाइड करके उनको सेक्शन, अपने स्कूलों को बहुत 3-4 पार्ट में बांट रखा है। जैसे एक है कोडिंग के लिए बांट दिया है कि बच्चा अगर कोडिंग करना चाहता है तो उसको 9th में स्कूल में एडमिशन लेना होगा। और बच्चा अगर कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो उसके लिए अलग कर दिया है। तो इस तरीके से क्या करना चाहिए, हमें हमें अपनी स्कूली स्कूली शिक्षा को मजबूत करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम एक टिकाऊ भविष्य का निर्माण बच्चों के माध्यम से कर पाएंगे। तो शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण एक बड़ा माध्यम है इसका, समावेशी विकास का। उच्च शिक्षा के विस्तार तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार पर जोर देना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसमें 2030 तक क्रमबद्ध तरीके से उसको लागू करना है। तो हम क्यों लेके आए हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसका मूल कारण यही है कि हमें अपनी शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार करना है कि बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आप समावेशी विकास की संकल्पना नहीं कर सकते। भारत में R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग स्किल्स और स्किल डेवलपमेंट आदि के लिए उच्च शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना जरूरी है, जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, डिजिटल स्किल इंडिया, ये सारी पहले क्या है, हम R&D इस पे कर रहे हैं, इस पे पैसा भी लगा रहे हैं, उस पे और भी देख रहे हैं आगे भविष्य में क्या किया जा सकता है इसके माध्यम से हम। तो पहला क्या तरीका हो गया समावेशी विकास का प्राप्त करने का, शिक्षा के माध्यम से सशक्ति। दूसरा, हम समावेशी विकास कैसे प्राप्त कर सकते हैं, श्रेष्ठ स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर। ठीक है, तो स्वास्थ्य से जो है कहते हैं सेवाओं को बढ़िया कर हम क्या कर सकते हैं, ये अपना समावेशी विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो स्वच्छता में सुधार करना होगा, क्योंकि गंदगी ही सबसे बड़ा कारण है किस चीज का, बीमारियों की जड़ होती है गंदगी। तो सबसे पहले स्वच्छता कार्यक्रम हमें चलाना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान जो है चलाया हुआ है। ठीक, महिलाओं और बच्चों को उपयुक्त पोषण पर ध्यान देकर, भाई आप देख रहे हैं इसकी जैसे क्या है, पीएम पोषण योजना जो शुरुआत की गई है, ठीक है, आईसीडीएस योजनाएं जो चल रही हैं, वो इसी को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है भारत सरकार की तरफ से। क्योंकि एक स्वस्थ बच्चा ही
जो है एक देश की स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर जोर देना, हमने क्या किया, आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की इसी वजह से। गर्भवती महिलाओं की संस्थागत प्रस्तुति को बढ़ाकर हम इससे के माध्यम से महिला और बच्चे की जान बचाते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं, जिसमें जो है क्रेच योजना से लेकर महिलाओं को सवैतनिक अवकाश, साथ साथ प्रसव क्या कहते हैं कि संस्थागत प्रसव के लिए 6,000 रुपए और समथिंग पैसा देने की बात की जा रही है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। प्राथमिक स्वास्थ्य रख रखाव प्रणाली में सुधार, जो हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको जो है गुणवत्तापूर्ण तरीके से बढ़ाया जा रहा है। खासतौर से कोविड के बाद, जैसे कोविड के बाद स्थितियां देखने को मिली कि हमारे जो स्वास्थ्य सेक्टर था उसमें बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था बुरी तरीके से। क्यों? क्योंकि हमने जो है इस चीज को बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया था और हमने बहुत उसका खामियाजा भुगता, खासतौर से जब कोविड की दूसरी लहर आई थी उस दौरान। ठीक है, तो हम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर्स को बढ़िया बना रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना को सुदृढ़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारी रणनीति। इसके बाद तीसरा, किस तरीके से समावेशी विकास प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास करके। ठीक है, इसके माध्यम से भी क्या होता है, एक समावेशी, क्योंकि देखिए भारत की लगभग 70%, 60 से 70% जनसंख्या क्या है, गांव में रहती है। और अगर हम गांव की संरचना को बेहतर नहीं करते हैं तो उसका दो नुकसान होता है। पहला, तो कृषि पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे पलायन बढ़ता है और लोगों का जो है पूरा ध्यान जो है बाहर जाकर नौकरी करने पर जाता है और अपने ही खेतों में खेती अब नहीं करते वो। तो इसमें क्या होता है, तो कृषि सेक्टर जो है बहुत बुरी तरीके से बर्बाद होता है और साथ साथ शहरों पे अनावश्यक बोझ बढ़ता है, भीड़ बढ़ती है शहरों पे। ठीक है, तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना का हम विकास करेंगे तो उसका क्या लाभ मिलेगा, एक तो भीड़ नहीं आएगी शहरों में दबाव नहीं बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा कि गांव में जो कृषि और उसके सहयोगी क्षेत्र हैं उनका भी विकास होगा और सबके पास जो है रोजगार और रोजगार जैसी चीजें उपलब्ध होंगी। तो हम तीसरी क्या तरीका है समावेशी विकास का, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास करके। इस संदर्भ में भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से जो चलाया जा रहा है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इसके लिए 6 प्रकार की ग्रामीण अवसंरचनाओं के बारे में सम्मिलित किया गया। कौन कौन सी, सिंचाई, सड़क, आवास, पेयजल, बिजली और दूरसंचार। इन सेक्टरों पर भारत निर्माण कार्यक्रम जो कि 2005 से संचालित है कि हमें ये 6 चीजें, बेसिक चीजें जो है गांव तक पहुंचानी है और इस तरीके से भी आप ग्रामीण जो है अवसंरचना का विकास करके समावेशी विकास में भागीदारी बढ़ा सकते हैं। तो भारत की रणनीतियां हैं। अन्य क्या उपाय हैं जिससे समावेशी विकास को प्राप्त किया जा सकता है, तो पहला है आपका गरीबी निवारण की व्यापक रणनीति जो निर्धन लोगों की पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करे। ठीक है, तो बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पूर्व में भी चलाए गए थे और वर्तमान में भी गरीबी निवारण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे क्या हो सके, लोग स्वयं सक्षम हो सके अपने कार्यक्रम। देखिए इतना शॉर्ट में है ना, ये स्लाइड्स में, जब आप इसको पेज में लेके आएंगे तो कंटेंट उतना ही है जितना आपको एक आंसर में लिखना है 12 नंबर वाले। 12 नंबर और 8 नंबर दो प्रकार के मेंस में क्वेश्चन आते हैं, तो 12 नंबर के हिसाब से मैंने फ्रेम किया है ताकि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। इतना ही है, आप लिखोगे तो आपको उतना ही शब्द आपको देखना पड़ेगा और एकदम पॉइंट टू पॉइंट है, हेडिंग है सबके साथ, जिस तरीके से आपको मेंस में उत्तर लिखना होता है। यही एक संतुलित उत्तर लिखने का तरीका है यूपीपीसीएस में, जिससे आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है त्वरित कृषि विकास पर ध्यान देना और गैर कृषि कार्यों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, गैर कृषि कार्य मतलब जैसे कि कृषि कार्य तो बेसिक होता है, लेकिन वो उसमें उतनी आमदनी नहीं हो पाती जितनी एक परिवार को आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे परिवार का स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है परिवार। ऐसे में गैर कृषि कार्यों में भी को प्रोत्साहित करके, जैसे कि दूध का काम हो गया या खाद का काम हो गया, इस तरीके की चीजों को आप करके क्या कर सकते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। कौशल विकास पर ध्यान देंगे। भाई आपने देखा कि कौशल विकास से आपको क्या होगा, स्वरोजगार के लिए लोग प्रोत्साहित होंगे और अपना रोजगार जो है करेंगे, या जो भी काम करेंगे वो एक फिट तरीके से करेंगे। अगर आप एक दो तरीके के काम होते हैं, एक होता है बस काम, दूसरा काम होता है तरीके से काम। अगर हम कौशल पर ध्यान देंगे तो हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई स्किल होगी, तो इससे क्या होगा, वो जो काम करेगा बेहतर करेगा, साथ साथ उसको बड़ी बड़ी कंपनियों में या ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको नौकरी पाना उसके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, पिछड़े राज्यों में, गुड इवनिंग प्रवीण, बहुत स्वागत है। पिछड़े राज्यों में निवेश को प्रोत्साहित करना। हमारे यहाँ पे क्या देखा जाता है अमूमन कि जहां पर ऑलरेडी जैसे
हमारा अगर यूपी ही देख ले तो नोएडा गाजियाबाद ये वाला सेक्टर क्या है, लगातार उठता चला जा रहा है, अमीर पे अमीर, मतलब उस सेक्टर में जितना मैक्सिमम निवेश हो रहा है वही हो रहा है। लेकिन इधर जो आप पूर्वांचल के जो क्षेत्र है और साथ साथ आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है, तो वहां देखेंगे आप उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। होती है ऐप पर क्लास, 9 बजे होगी करंट अफेयर की क्लास प्रवीण, ऐप पर भी होगी 9 बजे, ठीक है। तो इस तरीके से लिंग संतुलन की नीतियों को लागू करके करने के माध्यम से भी हम एक क्या कर सकते हैं, ठोस उपाय कर सकते हैं। ठोस उपाय के साथ साथ मतलब कि हम टिकाऊ विकास की तरफ बढ़ सकते हैं। अब आते हैं कृषि सब्सिडी पर। सब्सिडी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जैसे आपके घर में सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, ठीक है। अब तो खैर बंद हो गई धीरे धीरे, लेकिन मिलती थी। सब्सिडी मतलब क्या होता है कि वह लाभ जो आपसे आपको जो है थोड़ी राहत प्रदान करे, अगर मोटी भाषा में समझाएं इसको, जैसे भैया आप कोई भी चीज खरीद रहे हो तो सरकार उस चीज को खरीदने में आपकी सहायता करती है, या कोई भी चीज आप प्राप्त कर रहे हो तो कुछ पैसा आप देते हो और उसके साथ साथ कुछ पैसा सरकार देती है, ताकि आप क्या कर सको, उस चीज को प्राप्त कर सको। खासतौर से जो सब्सिडी दी जाती है ऐसी चीजों पर दी जाती हैं जो एक मानव होने के नाते, या एक किसान होने के नाते, या एक व्यक्ति होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते एकदम अनिवार्य होती है, ठीक है। तो उसे सब्सिडी कहा जाता है। तो कृषि सब्सिडी पर हम लोग का सिलेबस में मेंशन है, कृषि सब्सिडी उस क्या होती है, साथ 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 उसके क्या लाभ और क्या हानि है, इन चीजों पर चर्चा यहां पर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सीधे आता है, कृषि सब्सिडी को परिभाषित कीजिए। भारत जैसे देश में क्या इसे लागू किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरीके से घुमा फिरा क्वेश्चन आता है। तो एक निश्चित फ्रेम्ड वे में इसको उपलब्ध कराते हैं। सब्सिडी, सब्सिडी एक आर्थिक लाभ होता है जो सरकार के द्वारा लोगों को दिया जाता है। इसे निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। पहला है इसका, लोगों को कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है कम कीमत पर उपलब्ध कराना, जैसे खाद्यान्न, उर्वरक, गैस सिलेंडर आदि। तो हम सरकार दो तरीके से, पहला तो हम क्या करते हैं, सीधे उनका पैसा कम कर देते हैं आपको कि भैया ठीक है, सिलेंडर है 1,000 का, सब्सिडी 500, 500 में आपको मिल गया, ठीक है। उर्वरक यानी कि खाद जो है, जो उसका प्रिंट रेट होगा उस पर, क्योंकि कोई ना कोई सब प्राइवेट कंपनी ही बना रही होंगी, तो ऐसा तो नहीं कि सबको सबके लिए रेट तो कम हुआ नहीं, कुछ खास वर्ग के लिए सब्सिडी दी जाती है। तो उसमें से कुछ पैसा आप देते हो, कुछ पैसा सरकार देती है। दूसरा तरीका क्या होता है, लोगों के बैंक खातों में नकदी का हस्तांतरण करके, जैसा 2012-13 से भारत सरकार द्वारा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना को लागू किया गया। अब क्या होता है, आपको पैसा तत्काल तो पूरा देना पड़ता है, जैसे आप सिलेंडर लेते हो तो आपको पूरा पैसा तत्काल देना पड़ता है, लेकिन लेकिन आपको जितना बेनिफिट सरकार देना चाहेगी, मान लीजिए 1,000 का सिलेंडर है और आपको 400, 500 जो भी सरकार ने तय किया होगा, उतना पैसा आपके बैंक खाते में वापस आ जाएगा। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है जो बिचौलिए पैसा खा जाते थे आपका सब्सिडी के नाम पर, वो बंद हो गया। यानी कि भ्रष्टाचार बंद हुआ, लीकेज बंद हुआ इससे, ठीक। और तीसरा तरीका क्या होता है, लोगों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की ऊंची कीमत पर खरीदना, जैसे एमएसपी। एमएसपी भी क्या है, एक सब्सिडी ही है। और एमएसपी से क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार मेंस में, आपको पता है कृषि का मुद्दा लगातार चर्चा में रहा। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी क्या है, एक सब्सिडी का प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। सरकार क्या करती है कि एक तय कीमत कर देती है। अभी सब्सिडी पर भी, अरे एमएसपी पे पूरा क्वेश्चन भी लेके आएंगे, आज नहीं अगर तो कल लेके आएंगे, तो पूरा क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको कि एमएसपी क्या है, कैसे इसको बरकरार रखती है सरकार, सारी चीज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत क्या होता है, सरकार जो है पहले ही एक निश्चित कीमत तय कर देती है किसी भी वस्तु की या किसी भी उत्पाद की। जैसे गेहूं का तय कर दिया और चावल का कर दिया कि भैया इतने रुपए किलो में हम खरीदेंगे। उससे क्या होता है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अगर खरीदना चाहेगा आपका प्रोडक्ट को, जो किसी का प्रोडक्ट होगा, तो कम से कम उतना पैसा वो आपको देगा ही देगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर नहीं देगा तो सरकार हमारा खरीद लेगी, ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है। लेकिन एमएसपी भी क्या है, एक प्रकार की सब्सिडी ही है, कृषि सब्सिडी के अंतर्गत आती है। भारत में कृषि क्षेत्र में विभिन्न आधारों पर सब्सिडियों को जरूरी माना गया, जैसे कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, कृषि में नई तकनीकों को लागू करना और ग्रामीण विकास। इन 3 मुद्दों 4 मुद्दों के लिए भारत जैसे देश में कृषि सब्सिडी को अनिवार्य माना गया। अगर सब्सिडी नाम दें, सबसे पहले जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है हमारा, जो खाद्य सुरक्षा का मामला है, वो सबसे पहले कमजोर पड़ेगा। और क्योंकि जब अगर हम सब्सिडी नहीं देते हैं
तो जब सारी क्या कहते हैं कि अपनी जमा पूंजी और सब कुछ जो है उसमें पैदावार में ही लगा देगा किसान, और उसको बहुत औने पौने दाम पे अगर सामान बेचना पड़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, आधुनिक कृषि की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसी में उलझा रह जाएगा। इन चीजों के लिए एमएसपी की जरूरत है। अब आइए देखते हैं, हाल ही में कुछ वर्षों में भारत की कृषि सब्सिडियां विभिन्न कारणों से विवादास्पद रही हैं, जैसा कि डब्ल्यूटीओ संबंधित मुद्दे, पर्यावरणीय प्रभाव और राजकोषीय घाटा। ये कारण हैं बहुत सारे जिसकी वजह से लगातार एक वर्ग जो है, और जो खासतौर से उनसे वर्ग क्या कहेंगे, उन्हें हम आर्थिक रूप से जानकार व्यक्ति बोलेंगे, यानी कि अर्थशास्त्री जो होता है का वर्ग है, वो लगातार जो भारत में कृषि सब्सिडीज दी जाती हैं उसका विरोध करते हैं। उसके पीछे के कारण है वो भी बताएंगे। क्या कारण है, क्यों कृषि सब्सिडीज का विरोध होता है। तो अब आगे देखते हैं, हमने अब देखा कि सब्सिडी क्या होती है, भारत में कृषि सब्सिडी की प्रासंगिकता या आवश्यकता क्यों है। तो एक एक करके पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, क्यों भारत में, भारत जैसे देश में कृषि सब्सिडी उचित है, तो क्यों है। एक बार सेशन को लाइक शेयर प्लीज सभी लोग जरूर कर दीजिए। चलिए, तो अब देखते हैं कि करके कि भारत में क्यों आवश्यक है कृषि सब्सिडी। क्यों, देखिए पहला पॉइंट है कि भारत ने हरित क्रांति से जुड़ी हुई नई तकनीकों को लागू करने के लिए कृषि सब्सिडी जरूरी है। हमने हरित क्रांति को लागू किया था, ठीक है, तो ऐसे में हमें अधिक खाद, अधिक उर्वरक और नए बीजों की आवश्यकता पड़ी, और ये किसान तभी खरीद पाएगा या उन चीजों को तभी ले पाएगा जब उसको रियायती दर पर ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि भारत में कृषि सब्सिडियां सामाजिक सामाजिक न्याय को लागू करने में मदद करती हैं। सामाजिक न्याय का मतलब कि समस्त संसाधनों पर जो है सबका समान रूप से अधिकार मिल पाए, और ये तभी हो पाएगा जब गांव के गरीब किसान को कम पैसे रुपए में उसके कृषि करने के जो उपकरण हैं वो आसानी से उसको उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करता है कृषि सब्सिडी। तीसरा है, भारत में फसलों के पैटर्न को वांछित दिशा में बदलने के लिए भी कृषि सब्सिडियां आवश्यक हैं। अभी समझिए क्यों। देखिए, भारत सरकार गेहूं पर भी देती है सब्सिडी, धान पर भी दे रही है, दाल में पे भी दे रही है, सब पे दे रही सब्सिडी, यानी कि सबका एमएसपी निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसा करे भारत सरकार कि सिर्फ गेहूं पर ही करने लगे या खत्म कर दे एमएसपी, मान लीजिए एमएसपी हम खत्म कर देते, तो क्या होगा, हम जो मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड होगा या सबसे ज्यादा जिसकी लाभ प्राप्त हो सकता हो कम समय में पैदा होके, मान लीजिए कि हम क्या करना शुरू कर देंगे, हम दाल पे दाल लगातार उगाने लगे, दाल महंगी है, और दाल उगाने से क्या होता है, इसका रेट भी आसानी से मिल जाता है दाल का, और एक बार बो, एक बार काटो, साल भर फ्री रहो। ठीक है, अगर अरहर वगैरह की दाल की बात करें, तो हर किसान क्या करेगा, दाल पे दाल उगाना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, समस्या क्या आएगी, जो आपका मिट्टी है उसमें क्या होगा, उसमें बदलाव आएगा धीरे धीरे करके, वो धीरे 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 जो जो चीज दाल को उगाने के लिए जरूरी है वो धीरे 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 क्या होने चलेगी, मिट्टी में कम होती चली जाएगी, और आपकी क्या होगी, भूमि बंजर बन जाएगी। तो इस चीज को बचाने के लिए भी कृषि सब्सिडी यानी एमएसपी भारत में क्या है, जरूरी है। ठीक है, अगला है, भारत में ग्रामीण विकास और आजीविका सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण विकास और आजीविका सुरक्षा, भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 49% भाग आज भी क्या है, कृषि पर निर्भर है। ऐसे में कृषि सब्सिडी अति आवश्यक मानी जाती है। जहां पर कार्यशील जनसंख्या उसको बोलते हैं जो 15 साल से 60 साल के बीच में होती है, तो कार्यशील जनसंख्या के नाम से जानते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या का लगभग 50% भाग अगर कृषि पर ही आधारित है, और ऐसे में आप अगर सब्सिडी से इनकार करते हैं कृषि क्षेत्र में, तो ऐसे 50% लोगों की आजीविका पर प्रश्न उठेगा, यानी कि वो एक बेहतर जीवन नहीं जी पाएंगे। ठीक, इसलिए भी भारत में क्या है, हमें वो तर्क देने हैं सॉलिड, ऐसे नहीं हवाबाजी वाले, क्यों भारत में जरूरी था। आप इधर उधर की बातें करना शुरू कर दें इस तरीके से नहीं, हर पॉइंट में वैलिडिटी होनी चाहिए। पांचवा है, भारत में खाद्य वस्तुओं की ऊंची कीमतें देखने को मिलती हैं। कृषि सब्सिडी को हटाने पर यह समस्या और गंभीर हो सकती है। ठीक है, खाद्य वस्तुएं हमारे यहां पर महंगी ऑलरेडी हैं, अगर जैसे ही हम
ये सब्सिडी हटा देंगे तो क्या होगा, किसानों को उनकी कीमत जो है, उनके लिए जो लागत है और बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। जैसे उर्वरक पे हमने सब्सिडी हटा दी मान लीजिए, तो जो उर्वरक की बोरी 500 रुपए में उनको पड़ रही थी, अब पड़ेगी मान लीजिए 1000 में। तो जो 1000 रुपए बढ़ गया 500 रुपए कीमत, ये कहाँ आएगा, कहाँ से वसूला जाएगा भाई? निश्चित रूप से उसको क्या कहते हैं कि कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा खाद्यान्न की, ठीक है। तो कीमतें बढ़ जाएंगी और भारत जैसे देश जहां पर इतनी विशाल जनसंख्या है, वहां के लिए खाद्यान्नों पर कीमत बढ़ना जो है उचित बिल्कुल भी नहीं है। इससे पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या कहते हैं प्रभावित हो जाएगा। इसलिए भी भारत में क्या है, कृषि सब्सिडी की आवश्यकता है। छठा वैलिड पॉइंट है आपका कि भारत में कृषि कृषि को इंजन ऑफ ग्रोथ माना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों की विकास किसी न किसी रूप से कृषि पर निर्भर करता है। भाई, कृषि को क्या माना जाता है, इंजन ऑफ ग्रोथ। कैसे? क्योंकि बाई प्रोडक्ट जो भी कंपनीज हैं या जो भी बड़ी बड़ी कारखाने हैं, वो अपना जो रफ रॉ मटेरियल है वो कहां से प्राप्त करते हैं, कृषि से। जैसे चाहे चीनी, गुड़, एथेनॉल, या इस तरीके से बहुत सारी, कॉफी, कुछ भी मान लीजिए, तो वो सब कहां से, उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कृषि है। और ऐसे में अगर हम कृषि पर से को कृषि सेक्टर में सब्सिडी को कम कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन से लेकर हर चीजों की फिर कीमत बढ़ेगी और अल्टीमेट प्रोडक्ट कीमत बढ़ेगी। तो ऐसे में भारत जैसे गरीब देश के लिए, जो जहां पर अभी उतनी संपन्नता नहीं है, वहां के लिए, वहां की अर्थव्यवस्था के लिए उचित बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए भी हमारे यहाँ पर क्या है, कृषि पर सब्सिडी अनिवार्य है। ठीक है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर भारत में कृषि सब्सिडियों की आवश्यकता को महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में कृषि सब्सिडी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि अनअकैडमी के ऐप को कैसे प्राप्त करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के खुद को रजिस्टर करना है, सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी। आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगे। इन फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आपको मेरा कोड PS10 यूज करना है और ये फ्री क्लासेस आपको दिखने लगेंगी। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का, एक्सेस मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागॉजी, एकेडमिक कैलेंडर, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं। ये एक 12 मार्च से स्टोर जो है अनअकैडमी का खोला जा चुका है ओल्ड राजेंद्र नगर में। यहाँ पे जाके आप अभी सब्सक्रिप्शन से लेकर हर चीज की क्वेरी को पूरा कर सकते हैं। एक स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे को आयोजित होता है 10 बजे। इसमें पार्टिसिपेट करके रैंक 25 तक के बच्चे 100% स्कॉलरशिप अनअकैडमी के कोर्सेज का प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में RO के टेस्ट में पार्टिसिपेट करके 25% का स्कॉलरशिप भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सारथी नामक बैच 16 मार्च से चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री मिनी सीरीज थी, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। कॉम्बो जो है इस टाइम मिल रहा है, 12 महीने कोर्स यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल का 9350 और 6 महीने का 7650। वीडियो को लेना चाहते हैं तो इस कॉम्बो में आप ले सकते हैं और इसके लिए आपको 10% डिस्काउंट के लिए यहाँ पे मेरा रेफरल कोड PS10 यूज करना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कुछ कैटेगरीज जो है इनको स्वतंत्र रूप से अलग से कर दिया गया है ताकि कम फीस में आप जो है इन कोर्सेज को प्राप्त कर सके। इसमें लेखपाल, वीडियो और कांस्टेबल ये चीजें उपलब्ध है। इस पे आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस डिस्काउंट को लेने के लिए आपको बस करना क्या है, मेरा रेफरल कोड यूज करना है PS10। बैच कोर्सेज की अगर बात करें तो मेंस के लिए बैच कोर्सेज भी चल रहे हैं, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। सारथी नामक एक बैच 16 मार्च से शुरू किया गया, जो PCS 2022 के लिए जो 12 जून को प्रस्तावित है उसके लिए कंप्लीट पैकेज बैच का आपको मिल रहा है। और लक्ष्य नामक बैच एक 9 मार्च से संचालित हो रहा है, इसमें 11 बजे आपको मेरी पॉलिटी के सेशंस मिलते हैं। 2023 के लिए प्रीलिम्स कम मेंस का ये शानदार बैच है। एक और 25 फरवरी से सारथी नामक बैच संचालित किया जा रहा है। ऑप्शनल के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर आपको उपलब्ध है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों इसे आवश्यक माना जाता है भारतीय कृषि पद्धति में? और अभी क्योंकि ये तत्काल में बहुत चर्चा का विषय है, तो यहां से क्वेश्चन 100% मुझे उम्मीद है कि इस बार यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य आखिर होता क्या है। और ये पूरा कंटेंट इतना ही है कि आप इसको एग्जैक्ट उठा के अपने मेंस में लिख सकते हैं, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुड इवनिंग दिनेश, बहुत स्वागत है आपका। तो भारत में जो कृषि विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उपयुक्त कृषि कीमत नीति का विकास करना रहा है। कि हमारे यहाँ पे आपको पता है कि भारत में जो है लगभग 50% जो कार्यशील जनसंख्या है वो कृषि पर क्या कहते हैं आश्रित है। और अगर खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये परसेंटेज उत्तर प्रदेश में और ज्यादा देखने को आपको मिलता है। तो हमें एक रणनीतिक रूप से कृषि को बढ़ावा देने की जरूरत है। और भारत जैसे देश जहां पर
परंपरागत कृषि पद्धति जो है लगातार जारी है और हम लोग जो है किसानों की स्थिति से भी वाजिब है, तो ऐसे में उनको एक गारंटी देता है कि अगर आप कृषि में पार्टिसिपेट करते हैं या कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय बनाते हैं, तो सरकार क्या करती है, एक निश्चित पैसा देकर उनके प्रोडक्ट खरीदती है, अगर बेसिक लैंग्वेज समझे। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्या करना है इसको आपको देखना है। इसमें एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अवधारणा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसे 1965 में, ध्यान रखिएगा, एमएसपी को 1965 में लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ से भी क्वेश्चन देखिए, यहां से आपको निकल के आ रहा है। एक अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता प्रीलिम्स में कि भारत में कब से जो है एमएसपी लागू है, तो 1965 से लागू है। किस कमेटी की अनुशंसा पर? लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। इसके अंतर्गत फसलों को बुआई से पहले, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि बोने के बाद एमएसपी डिसाइड होता है, बुआई से पहले ही सरकार क्या करती है, गारंटी युक्त न्यूनतम कीमतें घोषित कर दी जाती है कि हाँ भैया आप धान बो रहे हो, तो पहले से पहले सरकार क्या करेगी, गारंटी दे देगी कि हम आपका धान न्यूनतम इतने रुपए में तो खरीदेंगे। अधिकतम कहीं बिकता हो आपका तो बेचो जाके, लेकिन हाँ इतने पैसे में आपका अगर कोई नहीं लेगा तो हम खरीदेंगे एज ए गवर्नमेंट के रूप में, ठीक है। यदि बाजार कीमतें एमएसपी की तुलना में कम है तो किसान एमएसपी को सरकारी संस्थाओं में अपना माल बेच सकता है। कुल मिला के एक तरीके से गारंटी है किसान को कि आप जो भी फसल उगाने जा रहे हैं वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। गवर्नमेंट इतने रुपए में कम से कम, और ऐसे नहीं अपने मन से गवर्नमेंट इसको क्या कर देती है, बाकायदा इसके लिए समिति निर्धारित करती है कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर उसको उगाने के लिए प्रोडक्ट को कितना पैसा किसानों को लगाना पड़ता होगा, उस आधार पर एमएसपी का क्या होता है, डिसीजन होता है। तो ये हो गया एमएसपी। भारत में जो एमएसपी के बारे में सुझाव है वो सीएसीपी यानी कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस 1965 द्वारा दिया जाता है, सुझाव देती है। कौन से? सीएसीपी। लेकिन ध्यान रखिएगा, सीएसीपी जो है यानी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये सिर्फ सुझाव देती है। ध्यान रखिएगा, सुझाव देती है कि इतना रुपए जो है होना चाहिए इस पर्टिकुलर फसल का एमएसपी। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में मानिए बन जाता है कि अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो सीसीईए यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है अंतिम निर्णय लेती है। इसका समझिएगा प्रयास क्या है, मतलब मान लीजिए सीएसीपी ने कहा कि जो है भैया 20 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए किसी फसल का, तो ये नहीं कि इसने कह दिया तो मान लिया। अब इसको क्या करेगी सीसीईए, इस पर विचार विमर्श करेगी, कहीं ये ज्यादा तो नहीं, कहीं ये कम तो नहीं। इसका पूरा आकलन करने के बाद हो सकता है इतने पर ही, हो सकता है बढ़ा के 22 कर दे। चुनाव का होते हैं तो सरकारें क्या करती हैं, घटाती बढ़ाती इन चीजों को है, तो इस आधार पर डिसीजन ले लेती हैं, ठीक है। तो सुझाव देने का काम है आपका सीएससीपी का, अंतिम डिसीजन सीसीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेती है। वर्तमान में रबी और खरीफ दोनों मिलाकर फसलों में कुल 23 जो है फसलें हैं, यानी कृषि फसलों पर क्या है, भारत सरकार एमएसपी वर्तमान में दे रही है। तो भारत सरकार वर्तमान में रबी और खरीफ दोनों मिलाकर 23 कृषि प्रोडक्ट्स पर जो है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर क्या कर रही है, एमएसपी दे रही है वर्तमान में, ठीक है। वर्ष 2009-10 में गन्ने के लिए क्या किया गया, एफआरपी यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस की घोषणा की गई, यानी कि गन्ने के लिए एमएसपी की जगह एफआरपी जो है वहां पर लागू किया गया। और 2009-10 में काफी समय से डिमांड चल रही थी, तो उसको एमएसपी में शामिल ना करके गन्ने को, इसके लिए एक अलग ही सिस्टम बनाया गया, उसका नाम रखा गया एफआरपी यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस की घोषणा की। इसकी सिफारिश भी सीएसीपी करता है और उस पर भी अंतिम निर्णय कौन लेता है, सीसीईए लेता है, ठीक है। तो गन्ने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ एफआरपी का कब से शुरू हुआ है, 2009-10 से। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में एमएसपी की अवधारणा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स नहीं देती होती, ठीक है। इन क्रॉप्स पे, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पर लागू नहीं है एमएसपी भारत के यहाँ, जिसके कारण इन फसलों को लेकर किसान जो है असुरक्षित महसूस करता है। और मार्च 2015 में क्या किया गया, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए पीएसएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना की गई है, जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स उनके लिए सिर्फ, ठीक है। और इसमें आलू और प्याज को फिलहाल सम्मिलित कर दिया गया है। मतलब ये भी एक तरीके से एमएसपी ही है, नाम अलग अलग दिया जा रहा है। जैसे गन्ने को 2009-10 में सम्मिलित किया गया, उसके लिए एक नई व्यवस्था बनाई गई, इसी प्रकार से आलू और प्याज के लिए यानी कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए पीएसएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना जो है 2015 में की गई है, ठीक है।
भारत में दालों पर एमएसपी की घोषणा की जाती है, लेकिन भारत सरकार द्वारा दालों की गंभीर स्थिति को देखते हुए 2016-17 के बजट में इसके लिए पीएसएफ का प्रस्ताव रख दिया। यानी कि पीएसएफ जो इसके लिए था, आलू और प्याज के लिए, इसको एमएसपी से हटाकर इसको पीएसएफ में डाल दिया गया। यह है सब कुछ एक एमएसपी का ही रूप, ठीक है। नाम इनको अलग अलग दिया गया क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो ये तो हो गया हमारा एमएसपी, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है और हमारी यहाँ पर वर्तमान में क्या स्थिति है। इसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में वर्तमान में एमएसपी की स्थिति क्या है, एमएसपी क्या होता है, किस किस फसलों पर लगाया जा रहा है, कितने। तो जब आप क्वेश्चन हमारे यहाँ आता है जो प्रीलिम्स मेंस में, तो क्या आता है कि एमएसपी क्या है। तो एमएसपी क्या है मैं आपने बता दिया, ये ठीक है। जो मैंने पीछे अपने यहां तक आए हम लोग, यहां तक में हमने बता दिया एमएसपी क्या है। इसके सकारात्मक तथा नकारात्मक नकारात्मक पक्षों पर प्रकाश डालिए। ठीक, ये क्वेश्चन आते हैं लगभग पीसीएस का जो रेंज है इसी तरीके से। इसका मतलब अगर ये 12 नंबर का सवाल है तो 12 नंबर का सवाल जो है आपका 4 पार्ट में बट गया। 4 नंबर प्लस 4 नंबर प्लस 4 नंबर। 4 नंबर में आपको बताना एमएसपी क्या है, 4 नंबर पॉजिटिव के, 4 नंबर नेगेटिव के। इस तरीके से क्वेश्चन ये बटा हुआ है। तो आपको बराबर संतुलन बना के रखना है कि भैया सवाल को कितने खंडों में पूछा गया है और हमें उसी हिसाब से उत्तर देना। ऐसा नहीं पता चला कि आप एमएसपी बताते रहेगा 5-7 पेज में, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव। मुख्य पक्ष जो है इसका वो यही है, सकारात्मक और नकारात्मक। इतना आपने बता दिया, बहुत है 4 नंबर के लिए। अब हम आएंगे एमएसपी के सकारात्मक पक्ष में, क्या पॉजिटिव है एमएसपी के बारे में और क्यों एमएसपी जो है लागू होना चाहिए। एमएसपी नई तकनीकों को किसानों में लोकप्रिय बनाने में मदद करता है। ठीक, नई तकनीकों को किसानों में लोकप्रिय बनाने में मदद करता है। कैसे? जब एमएसपी के माध्यम से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से, सरकारें निश्चित कर देती हैं कि हम आपका क्या कहते हैं फसल इतनी खरीदेंगे ही इस रेट पे, तो दो चीजें होती हैं इससे। पहला ये होता है कि किसान निश्चिंत हो जाता है कि अगर मान लीजिए हमने 1 कुंटल 2 कुंटल ये फसल उगाई तो हमें इतना अपना जोड़ लेता है हिसाब किताब कि हमें इतना पैसा तो मिल ही जाएगा इससे। तो उसके आधार पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसान पहले बैल से क्या कहते हैं खेत जोत रहा है, तो कहेगा कि ठीक है, अगर बैल से खेती करके 1 कुंटल उगा रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, अगले बार हमें इतना फायदा मिल जाएगा इससे सरकार के एमएसपी के द्वारा, तो हम क्या करेंगे, कल जो है अगले साल ट्रैक्टर ले लेते हैं। उससे क्या होगा, हम अपना दायरा बढ़ा सकेंगे। तो नई तकनीक जो कृषि की है उसको आसानी से अडॉप्ट करना शुरू कर देता है किसान। सबसे पहला फायदा होता है एमएसपी का ये। तो हमने पहला देखा कि नई तकनीकों तक पहुंच बढ़ाती है एमएसपी, ठीक है। दूसरा क्या लाभ है, एक बार सेशन को लाइक शेयर प्लीज कर दीजिए सभी लोग। एमएसपी का सामाजिक न्याय का कि एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। इसके माध्यम से सरकार निर्धन किसानों की मदद कर सकती है। देखिए, एमएसपी जब डिसाइड होता है तो एमएसपी जो होता है वो ये नहीं कि सिर्फ कुछ किसानों के लिए होगा, वो सभी किसानों पर समान रूप से लागू होगा। तो जब सभी किसानों पर समान रूप से लागू हो रही कोई चीज, तो इसका मतलब क्या है, वो समाज में समानता का प्रसार कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि जो कम मात्रा में पैदावार करते हैं किसान, जिनके पास कम जमीन है, उनको ज्यादा इससे बेनिफिट मिलता है। क्योंकि बड़े किसान तो भाई बड़ी मार्केट तक पहुंच सकते हैं, उनके पास साधन भी हैं, और उनका अगर थोड़ा सा औने पौने दाम पे भी बिकता है तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास मात्रा ज्यादा है। जिसके पास मात्रा कम है वो क्या करेगा, उसको सरकार से जो मिल रहा है वही उसके लिए बेनिफिशियल है। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है एमएसपी की, एक सामाजिक न्याय के रूप में इसको देखा जाता है भारत में। तीसरा है, एमएसपी के माध्यम से कृषिगत वस्तुओं को औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में सापेक्षिक कीमत को ऊंचा किया जा सकता है, ताकि कृषि और उद्योग के बीच विनिमय के क्रम में कृषि को अधिक लाभ हो। इसको समझिएगा, लिखा है कि एमएसपी के माध्यम से कृषिगत वस्तुओं की औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में सापेक्षिक कीमत को ऊंचा किया जा सकता है। इससे हम क्या करते हैं, आपको पता है कि उद्योगों के लिए सारे कच्चे माल कहां से आते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा फिक्स रखेंगे तो कहीं ना कहीं उद्योग जो होंगे यहाँ पे अगर खरीदेंगे तो उसको महंगे दाम पे खरीदेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इससे कम पे तो हमारी सरकार हमसे ले रही है। तो किसानों के पास क्या होगा, ये विकल्प होगा कि वो बार्गेनिंग पावर में आ जाएं उद्योगों से, और अपनी जो फसल की कीमत जो है
सही से, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम गेहूं बेच रहे हैं तो 1 किलो गेहूं में दुनिया भर का ब्रेड बनता है। ब्रेड आप जानते हैं 40-50 रुपए का एक ब्रेड, तो 10 स्लाइड 15 स्लाइड्स होती हैं। निश्चित रूप से क्या है कि अगर देखा जाए तो गेहूं की तुलना में ब्रेड बहुत महंगा मिल रहा है, तो इस चीज को बैलेंस भी करती है एमएसपी। ठीक है। चौथा, एमएसपी के माध्यम से देश की फसल चक्र को वांछित दिशा में बदला जा सकता है। इसका क्या मतलब है? जैसे कल भी इस बारे में जिक्र हुई थी फसल चक्र के बारे में। देखिए फसल चक्र क्या होता है? क्रॉप रोटेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम रोटेशनल वाइज क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, सीजनल क्रॉप्स का। लेकिन अगर मान लीजिए एमएसपी ना हो, एमएसपी ना हो और जो भारत की जनसंख्या है वो एक ही प्रकार का भोजन ज्यादा क्या कहते हैं कि डिमांड करे, मान लीजिए, ठीक है, तो किसान क्या करेगा भाई? जो सबसे ज्यादा चीज बिकेगी उसी को सबसे ज्यादा उगाएगा। अब मान लीजिए पता चला, एक कल्पना करिए कि भारत में कोई गेहूं नहीं खाना बंद, सब लोग आदमी गेहूं खाना बंद कर दे, मतलब रोटी ना खाए, सिर्फ चावल चावल खाए, तो गेहूं की क्या होगी? खपत खत्म हो जाएगी। ऐसे में क्या होगा कि जो किसान गेहूं उगाते हैं वो हतोत्साहित होंगे, सोचेंगे यार क्या मतलब है गेहूं उगाने जब कोई खा ही नहीं रहा है। ठीक, तो इससे अच्छा कि हम चावल ही उगाते हैं और लगातार जो है चावल 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 वो उगाएंगे, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, क्योंकि उन्हें पता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो तत्व चावल उगने के लिए आवश्यक होते हैं मिट्टी में, वो सारे के सारे धीरे 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 क्या करेंगे? समाप्त होते चले जाएंगे और मिट्टी क्या होती जाएगी? बंजर रूप में बदलती चली जाएगी। लेकिन जब सभी फसलों पर जो है सरकार एमएसपी घोषित करती है, तो हर प्रकार के, हर जलवायु के जो कृषक होते हैं वो हर प्रोडक्ट जो उनके जहां पे आसानी से हो जाए उसको उगाते हैं और रोटेशन करते रहते हैं। तो इससे जो है फसल चक्र भी वांछित दिशा में बदल सकती है, और गवर्नमेंट जब चाहे तो इसका इस्तेमाल करके अपने हिसाब से, अगर लगता है कि जैसे आप लोगों ने पता कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मूल उद्देश्य क्या था? कि भैया उससे मिट्टी की गुणवत्ता का पता चले। अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के जो क्या कहते हैं कि विभाग होते हैं कृषि संबंधित, मिट्टी की जांच करते हैं और पाते हैं कि पर्टिकुलर क्षेत्र की मिट्टी में इस तत्व की कमी होती चली है, मान नाइट्रोजन की कमी हो रही है, तो क्या करेगी सरकार? सरकार क्या कर सकती है? दालों पर एमएसपी को बढ़ा देगी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के जो किसान होंगे दाल उगाना शुरू करेंगे। जब दाल उगाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? आपको पता है दाल की जड़ों में से क्या होता है? नाइट्रोजन मुक्त होती है, तो वहां पर नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी और पर्टिकुलर एरिया में जो नाइट्रोजन की कमी हुई थी उस मिट्टी में वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस माध्यम से भी एमएसपी जो है लाभान्वित कर सकती है। ठीक, अगला है, एमएसपी के माध्यम से भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर पाया है। भाई अगर ये न होता, एमएसपी न होती या एमएसपी न रखी जाए, तो जो आज हम क्या कहते हैं खाद्यान्न उत्पादन में क्या है, आत्मनिर्भर हो चुके हैं लगभग। हमें मतलब कि खाने के लिए किसी देश पर हम निर्भर नहीं है, हम इतना उगा लेते हैं कि हमारी जनता है वो खा सकती है आराम से। लेकिन मान लीजिए एमएसपी न होता, तो ऐसे में क्या होगा कि किसान हतोत्साहित होने लगेंगे, क्योंकि नुकसान में कृषि नहीं करेंगे, कि मतलब घाटे की कृषि नहीं करेंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे? या तो जमीन बेच देंगे या किसी अन्य कार्य में लग जाएंगे, अपना खेत में पानी बहता रहेगा। तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं भारत की उत्पादकता ओवरऑल खाद्यान्न में क्या होगी? धीरे धीरे घटती चली जाएगी और हम जो आत्मनिर्भर बन पाए हैं वो शायद न बन पाते। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कोई डाउट आए कहीं तो पूछ लीजिएगा। एमएसपी के माध्यम से कृषि फसलों की कीमतें के लिए कीमत स्थिरता को लागू किया जा सकता है। तो सर टाइपिंग एरर है। कृषि फसलों के लिए कीमत स्थिरता को लागू किया जा सकता है, मतलब कि इससे जो होती है अप्रत्याशित रूप से कीमतें जो है फ्लक्चुएट नहीं करती हैं। ठीक है, कैसे? कैसे कि मान लीजिए अगर किसी को पता है, आपको क्या कहते हैं, मानसून का जुआ कहा जाता है, और ऐसे में अगर किसी साल क्या हो कि उत्पादन बढ़ जाए और उत्पादन घट जाए, ऐसे में क्या होता है कि तेजी से जो है फसल के जो दाम होंगे ऊपर नीचे होने शुरू हो जाएंगे। इस चीजों को बचाए रखने के लिए भी अगर एमएसपी निश्चित रूप से मतलब डिसाइडेड है पहले से कि इतनी आपको मिलेगा ही, चाहे आपका बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, या फिर आप अत्यधिक पैदावार कर दें, तब भी आपको क्या कहते हैं नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इतने रेट पे तो गवर्नमेंट इसको खरीदेगी खरीदेगी। तो क्या होता है? कीमतों की स्थिरता को बनाए रखने में भी एमएसपी क्या है, कहीं ना कहीं लाभकारी सिद्ध होती दिखाई देती है। तो ये तो सारे हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स। अब हम देख लेते हैं कुछ नेगेटिव इंपैक्ट क्या है जो कि एमएसपी के हो सकते हैं। क्योंकि सारे के सारे आप जो है, जब भी आपके सामने आलोचनात्मक मूल्यांकन करने को आए या नॉर्मल भी आए ना, तब भी आपको दोनों पक्ष लिख देने चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, टीचर को ये पता था कि आपको समग्र जानकारी है किसी चीज की।
तो अब आप पॉजिटिव चीज के बारे में जान गए, अब थोड़ा सा देखें क्या नेगेटिव इंपैक्ट है एमएसपी के। तो आइए देखते हैं। पहला, भारत में एमएसपी के निर्धारण से जुड़ी नीति का सही प्रयोग नहीं होने से दालों और मोटे अनाजों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अधिकतर आप देखेंगे तो क्या हुआ है कि ज्यादा अच्छी मात्रा में जो एमएसपी जो निर्धारित की जा रही है वो मेनली आप देखोगे तो भारत में चावल और गेहूं इनके लिए दी जा रही है, और मैक्सिमम पार्ट्स में इंडिया में आसानी से उगता भी यही है, चावल और गेहूं। ठीक है, ऐसे में क्या हो रहा है कि जो दाल और मोटे अनाज उगाने वाले किसान थे उनको क्या है इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी कि जिन क्षेत्रों में दाल और मोटे अनाज होते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, गुजरात का, यहां पर क्या हुआ, इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। तो इन लोगों ने क्या किया, या तो इसको उगाना बंद कर दिया, ठीक है, वो किसी न किसी तरीके से चाहे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड या कुछ भी करके ऐसी फसलों उगाते थे, यानी धान और गेहूं वाली। ठीक है, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है दाल और मोटे अनाज के उत्पादन पे। दूसरा, यहां कहा जाता है कि एमएसपी का लाभ कुछ विशेष, जैसे उस विशेष राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसानों को मिला है, और बड़े किसानों को अधिक लाभ यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे क्या हुआ, प्रादेशिक विषमता बढ़ रही है। यहां पर देखा गया है कि यहां जहां पर इस तरीके के जहां ज्यादा पैदावार जहां पर खाद्यान्न का होता है, वहां पर और वहां के भी जो बड़े बड़े किसान हैं उनको ही इससे लाभ मिल पा रहा है, क्योंकि छोटे किसान जो है वो एक उनकी पैदावार कम है। दूसरी चीज, उनकी जो खरीद, जो आप जानते हैं जब खरीद होती है केंद्रों पर, वहां पर उनको अवहेलना का और भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि वो उस चीज को उतने अच्छे तरीके से हैंडल और टैकल नहीं कर पा रहे हैं। साथ साथ जो छोटे राज्य हैं, सिक्किम, अरुणाचल या साउथ के राज्य हैं, वहां पर देखा गया है, पाया गया है अध्ययन के माध्यम से कि एमएसपी उतने बढ़िया तरीके से लाभान्वित वहां किसानों को नहीं कर पाई है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी किसान आंदोलन हुआ उसमें मेनली जो है इन्हीं राज्यों के लोगों, किसानों ने विशेष क्या कहते हैं कि इसका विरोध किया था। साउथ में देखिए नहीं था कोई विरोध खास इतना, नॉर्थ ईस्ट में नहीं था विरोध। उसके पीछे का कारण क्या था कि जो एमएसपी का मोटा लाभ मिल रहा था इन किसानों को ही मिल रहा था, और आपने मैक्सिमम देखा होगा कि इन्हीं राज्यों के किसानों ने ज्यादा ही क्या कहते हैं विरोध प्रदर्शित किया था, एमएसपी पर डिमांड रखी थी कि एमएसपी को गारंटी दी जाए इसकी। ठीक है, अभी गारंटी नहीं है एमएसपी की, लिखित में दे रही है सर। ठीक है, तो हमने देखा दो पॉइंट कि क्या नेगेटिव है। अब अगला पॉइंट देखते हैं एमएसपी का और क्या नेगेटिव इंपैक्ट है भारत के अंदर। तीसरा पॉइंट है आपका कि एमएसपी जो है सरकारी नीति को लोगों को लाभ मिला है। ठीक है, इसके लिए जरूरी यह है कि एफसीआई सभी स्थानों में अपनी संस्थाओं के माध्यम से खरीदारी करे, लेकिन भारत में इस बात का ध्यान में नहीं रखा गया है। इससे क्या होगा, आढ़ातियों का यानी कि दलालों का जो है हस्तक्षेप बढ़ गया है। ठीक है, तो इसमें देखा गया कि बिचौलिए जो हैं बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि लाभ इसे कमा रहे हैं, तुलनात्मक रूप से सीधे किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है एमएसपी का। चौथी क्या कमी है एमएसपी की, एमएसपी से जुड़ी हुई भारतीय नीति में किसानों को लाभ आपूर्तिकर्ता को अधिक सुरक्षित करने का गुण देखने को मिलता है। यानी कि आपूर्तिकर्ता जो क्या कहते हैं कि पहुंचा रहा है अंतिम प्रोडक्ट के कंपनी के पास या उद्योगों के पास, उसको अधिक सुरक्षा मिल रही है। जो छोटे और मध्यम किसान जिनका संख्या भारत में बहुत ज्यादा है, उनको इसका लाभ जो है सीधे तौर पर देखने को पाया गया कि एमएसपी की नीति के माध्यम से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन भारतीय जनता के एक बड़े भाग जो कि निर्धन है, कि मांग पक्ष को ध्यान में इसमें नहीं रखा गया है। ठीक है, जो निर्धन वर्ग है, कमजोर है, जो खेती भी नहीं करता है, सिर्फ क्या कहते हैं कि या तो कृषि मजदूर है या फिर कहीं अन्य मजदूर है, उनको उनके बारे में इसके संदर्भ में ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि जो भारत का जो गरीब वर्ग है ना,
निर्धन लोग हैं वो मोटे अनाज को पसंद करते हैं, लेकिन उनकी कीमतें क्या हैं, ऊंची हैं, क्योंकि उनके लिए एमएसपी सही से निर्धारित ना होने की वजह से उनका प्रोडक्शन, उनकी पैदावार कम हो रही है भारत में, मोटे अनाज, ठीक है, जैसे ज्वार बाजरा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हाई रेट होगा, और जो गरीब लोग हैं इन्हीं अनाज को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि इनको महंगा है इस वजह से इनको अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि एक तो ये ज्यादा ताकत देता है, दूसरी चीज है कि पहले जब चावल धान भी सामान्य रेट बिकते थे तो ये चीजें भी उनसे सस्ती मिलती थी, तो ये ज्यादा क्या कहते हैं कि लोग खाने लगे और उनके अंदर इस चीज की हैबिटेट पैदा हो चुकी है। तो मोटे अनाज जो है पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि ऊंची कीमतों की वजह से क्या है, इसका उपभोग वो नहीं कर पा रहे। बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, आरओ, यूपीएसआई, यूपीटी प्लस, लेखपाल, बी और ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए क्या हमें अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा? तो बताओ, सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारी सारी चीजें मिल जाती हैं, अलग से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है आपको। फीस की अगर हम बात करें तो 24 महीने की फीस 13,600 रुपए, और 12 महीने की फीस 9,350 रुपए, 6 महीने की फीस 7,650 रुपए। रेफरल कोड में आप मेरा कोड PS10 यूज करते हैं, आपकी फीस 10% का डिस्काउंट के साथ 24 महीने की फीस 12,240 हो जाती है, 12 महीने की 8,415, और 6 महीने की आपकी 6,885 रुपए। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है बिहार यूपी कंबाइंड तैयारी करने के लिए। बक्स बाउंड्री कार्यक्रम, किसी वीडियो पे कोई शिकायत, इसकी शिकायत अपन अकेडमी को कर सकते हैं। तो पहले जानेंगे है क्या ये, और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या हैं, इन सभी चीजों पर चर्चा जो है हम लोग इस क्लास में करने जा रहे हैं। कि पीडीएस सिस्टम क्या होता है, भारत के लिए इंपॉर्टेंट है तो किस प्रकार से है, इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले जान लेते हैं पीडीएस सिस्टम है क्या हमारा। तो भारत में लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को उचित कीमतों पर और उचित समय पर उपलब्ध करवाने तथा उनके पोषण को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का को मुख्य उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया है। मतलब भारत जैसे निर्धन देश, जहां पर लगभग 70% आबादी गरीबी की में जी रही हो, या अगर नहीं भी जी रहे तो उसकी स्थिति ऐसी रही कि वो अपने पोषण मान को बना सके, बचा सके, तो ऐसे में भारत जैसे देश के लिए पीडीएस सिस्टम एक बहुत ही अच्छे उपकरण के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है। ठीक, आइए जानते हैं क्या है। पीडीएस केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समवर्ती सूची के अंतर्गत सामूहिक रूप से संचालित की जाती है। देखिए, पीडीएस सिस्टम का इस्तेमाल जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या कहते हैं केंद्र सरकार ही करती है, इसको जो सामूहिक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है सेंट्रल और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा समवर्ती सूची के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है सामाजिक आर्थिक न्याय के रूप में। केंद्र सरकार की भूमिका आवश्यक वस्तुओं का अधिग्रहण करना है, ठीक है, इसमें, और उसके साथ उसका भंडारण करना है। तो इसके लिए क्या है, एफसीआई की व्यवस्था की गई है तथा बड़ी मात्रा में वितरण करने की होती है। तो 3 काम इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, अधिग्रहण, भंडारण और वितरण। ये काम किसको दिया गया है, ये कार्य दिया गया है केंद्र सरकार को। और राज्य सरकारों की भूमिका क्या होती है, आवश्यक वस्तुओं को उठाने, राशन की दुकानों तक उन्हें पहुंचाने और उपभोक्ताओं को वितरण करने की होती है। तो ध्यान रखिएगा, अधिग्रहण, भंडारण और वितरण का कार्य जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। और उसके बाद अब यहां से फूड कॉर्पोरेशन के जो गोदाम होते हैं वहां से एक मुफ्त सामान को उठा के जो राशन की दुकानें होती हैं, सस्ते गल्ले की दुकान के नाम से आप लोग देखते होंगे उसको, तो जो दुकानें होती हैं इन तक पहुंचाने का कार्य, साथ साथ इसको जो है उपभोक्ताओं तक सरल रूप से और पारदर्शी रूप से पहुंचाने का कार्य जो होता है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट। तभी जैसे आप लोग सुनते होंगे लोअर पीसीएस एक पद आता है, क्या कहते हैं कि डीएसओ का जो पीसीएस के थ्रू पद आता है डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, ठीक है, सप्लाई इंस्पेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन कामों में लगे हुए रहते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर क्या कर रही है, पीडीएस व्यवस्था को संचालित कर रही है। ठीक, पीडीएस न केवल खुले बाजार पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को लेकर नियंत्रणकारी भूमिका का निर्वहन करती है, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की सामाजिक वितरण को भी सुनिश्चित करती है। इससे क्या होता है कि तो काम इसके फायदे हमें देखने को मिलते हैं पीडीएस के। एक तो यहां पर क्या होता है, कीमतों को कम रखा जाता है। तो जब वहां पर कीमतें कम रखी जाती है, एक नाम मात्र कीमतें रखी जाती है, इससे एक तो फायदा होता है गरीब लोगों तक उसकी पहुंच आसानी से हो जाती है,
दूसरी क्या होता है ना, जो ये ओपन मार्केट में जो उस चीज का रेट होता है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि ये यहाँ पर इसके माध्यम से सरकार क्या करती है, उनकी रेट को भी रेगुलेट करती है, क्योंकि जिस रेट में खुले मार्केट में बिक रहा होगा सामान, जैसे चीनी जिस रेट में बिक रही है, उसी का कुछ परसेंट कम या करके यहाँ पे मिलता है। तो अगर मान लीजिए खुले रेट में ही चीनी 200-300 रुपए किलो बिकने लगे, तो यहाँ कम से कम भी करेंगे तो क्या होगा, ये अपने आप में महंगी हो जाएगी ना। इसलिए ये क्या है, एक रेगुलेटरी का काम भी करता है, किस संदर्भ में, कीमतों के संदर्भ में। और साथ साथ ये आवश्यक वस्तुओं जैसे दाल चावल गेहूं नमक, इन सब चीजों की एक जो सामाजिक वितरण है, यानी कि सब तक पहुंच जो बनाने के लिए इस व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। दो प्रमुख इसके महत्वपूर्ण हमें लाभ। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में जो पीडीएस सिस्टम है, इसमें मुख्य कमजोरियां या चुनौतियां क्या क्या हमें देखने को मिल रही हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि पीडीएस को परिभाषित करते हुए, पीडीएस को बताते हुए इसकी कमजोरियों या फिर चुनौतियों को भारत के संदर्भ में इंगित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपका 12 नंबर में देखने को मिलता है। तो हमने समझ लिया पीडीएस है क्या। अब हम देखते हैं कि पीडीएस के संचालन में क्या क्या कमजोरियां हैं या क्या क्या चुनौतियां हैं जिसका सामना भारत जैसा देश कर रहा है। सबसे पहला है कि जो पीडीएस है वो दक्षिण भारत में अधिक लोकप्रिय है, मतलब साउथ इंडिया में एक लोकप्रिय सिस्टम के रूप में उभरा है। इसके विपरीत उत्तर भारत में पीडीएस जो है अधिक लोकप्रिय नहीं है। तो इससे क्या हुआ, एक प्रादेशिक विषमता देखने को हमें मिलती है पूरे इंडिया के संदर्भ में, कि दक्षिण भारत के लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं अच्छे तरीके से, जबकि उत्तर भारत में उस ये इतना लाभान्वित या इतना पॉपुलर नहीं हो पाया है। इससे क्या हो रहा है, सबसे बड़ा क्या, प्रादेशिक विषमता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इधर गरीबी आप देखेंगे तो उत्तर भारत में तुलनात्मक रूप से आपको ज्यादा दिखाई देगी। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों में, पश्चिम बंगाल देखेंगे आप तो आप पाएंगे कि यहां पर गरीबों की संख्या अधिक है तुलनात्मक रूप से। यानी कि उसका मूल कारण अगर जाएंगे तो उनके तक हम जो है ये सिस्टम जो है बहुत अच्छे से उन तक लोकप्रिय नहीं बना पाए हैं, या कह सकते हैं कि इसमें सरकार की भी कुछ कमियां रह गई, उसको प्रचारित करने के माध्यम से इसको सख्ती के साथ लागू करवाने तक लेकर। और साथ साथ लोगों के अंदर भी मेरे ख्याल से इसको लेके इतनी ज्यादा जागरूकता का अभाव है, या कह सकते हैं कि शिक्षा के अभाव की वजह से इसके बारे में वो अवगत नहीं हो पाए। तो पहली समस्या ये है कि दक्षिण भारत में अधिक लोकप्रिय और उत्तर भारत में इसकी लोकप्रियता कम है। इसकी वजह से क्या है, प्रादेशिक विषमताएं देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट है जो क्या इसकी समस्या देखने को मिलती है पीडीएस में, पीडीएस से निर्धन लोगों को सीमित मात्रा में लाभ हुआ है। जो निर्धन लोग हैं उनको सीमित मात्रा में, एक अध्ययन में पाया गया कि जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था, ठीक है, जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था उस उद्देश्य को ये सफल होता हुआ नहीं दिखाई दिया गया। इसमें पाया गया कि जो निर्धन लोगों के लिए बनाया गया था वो सीमित मात्रा में लाभ मिल पाया। एनएसएसओ द्वारा किए गए सर्वे में पता लगता है कि निर्धन लोग अपनी आवश्यकताओं का 1/3 भाग ही पीडीएस से प्राप्त कर पाते हैं। देश के लिए उन्हें खुले बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। क्यों, दो कारण इसके पीछे। पहला कारण कि एक तो जो इसके अंदर प्रोडक्ट्स रखे गए हैं वो एक संपूर्ण किचन को पूरा नहीं करते। ठीक है, बहुत जरूरी चीजें जैसे चीनी हो गई, तेल हो गया, नमक हो गया, गेहूं चावल, ठीक है, ये तो मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा जैसे डिटर्जेंट बर्तन धोने के लिए, ठीक, इसके साथ साथ अगर आप घी लेते हैं, भाई घर में आवश्यक होता है घी भी, रिफाइंड लेना चाहते हैं जो कि एक आम आदमी के जीवन का हिस्सा होता है, ठीक है, तो इन चीजों को जब आप देखोगे तो वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो इससे क्या होता है कि ये चीजें प्राप्त नहीं हो पाएंगी। दूसरी समस्या क्या देखने को मिलती है कि इसका जो है ना, इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी जो, जिस वजह से इसको क्या कहते हैं कि क्रियान्वित किया गया था, उस लेवल तक ये सफल नहीं होता दिखाई दिया। ठीक, तीसरी क्या समस्या है इसकी, पीडीएस की, पीडीएस में रिसाव का उच्च स्तर एक बड़ी समस्या। रिसाव का मतलब भ्रष्टाचार। होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए पीडीएस के रूप में गया कोटेदार के पास कि हाँ तुम्हें इतना जो है कोटा दिया जाता है, चीनी का इतना, आटा का इतना, गेहूं का, इस तरीके से। तो वो क्या करता है कि आपको जैसे निर्धारित एक परिवार के लिए तो उससे कम ही आपको देगा और आपका जो है एक तरीके से मारना शुरू करता है, रिसाव होता है। साथ साथ इसमें जो सरकारी कर्मचारी है उसकी संलिप्तता भी पाई गई इस रूप में। यहाँ पर रिसाव की एक बड़ी समस्या थी। एक सर्वे के अनुसार पाया गया कि 1/3 भाग खुले बाजार में चला जाता है। जो राशन इन दुकानों पे भेजा जाता है सरकार अधिकारियों के मिली भगत की वजह से क्या होता है,
इसका एक तिहाई बाजार जो खुले बाजार में बिक जाता है, क्योंकि उसको रेट वहां ज्यादा मिलता है। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा कारण रहा इसके सफल क्रियान्वयन को न हो पाने में। एनएसएसओ के अनुसार पीडीएस का 46% भाग खुले बाजार में चला जाता है। अब लगभग लगभग समझिए आप कि एनएसएसओ जो बता रहा है उसके डाटा के अनुसार लगभग 50% भाग खुले बाजार में बेच दिया जा रहा है। तो कैसे ये क्या कहते हैं कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा। तो तीसरी ये समस्या। चौथी कमजोरी या समस्या क्या है पीडीएस की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, कि पीडीएस से मिलने वाले अनाज की जो होती है गुणवत्ता भी जो होती है सही नहीं होती है, मानकों का अभाव होता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुफ्त राशन जो बांटे जा रहे हैं उसमें कई जगह से शिकायत मिली कि उसमें क्या है कि जो चना है उसमें घुन लगा हुआ है, नमक में रेत मिली हुई है, ठीक है, इस तरीके की देखने को मिली। मतलब कि उसमें भी जैसे कि होता क्या है कि सब मिलावट की वजह से इसके माध्यम से भी चोर बाजारी की जाती, कालाबाजारी की जाती, साथ साथ क्या कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार किया जाता है। तो इससे होता क्या है, गुणवत्ता पे प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक वाले अनाज आपको देखने को मिले, कंकड़ वाली दाल मिल रही है। इस तरीके की समस्याएं भी हमें पीडीएस वाले सिस्टम में देखने को मिल रही है। पांचवी समस्या, पीडीएस के कारण भारत में खाद्यान्नों के खुले बाजार पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, एफसीआई के अधिग्रहण के कारण अब क्या हो रहा है कि एफसीआई बहुत सारे आप लोगों को पता है हर साल धान और गेहूं का मुख्य रूप से अधिग्रहण करता है, भंडारण करता है। तो इससे क्या होता है, कीमतें जो होती है ना विपरीत रूप से प्रभावित होती हैं ओपन सिस्टम में। अगर मान लीजिए, क्योंकि इनका तो टारगेट फिक्स रहता है एफसीआई का कि हमें इतने कुंटल इतने टन जो है अनाज को अधिग्रहित करना है, वो अपने टारगेट को पूरा करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है। अब मान लीजिए किसी साल पैदावार कम हुई और इन्होंने उसको उस लेवल पे जो कि कौन सा रेट तय किया गया था, एमएसपी, जो मैंने कल पढ़ाया था, एमएसपी पे इन्होंने खरीद लिया मार्केट से, तो यहां बिक गया। अब है क्या कि पैदावार कम होने की वजह से क्या हुआ है कि मैक्सिमम माल तो एफसीआई के पास चला गया। तो खुले बाजार में क्या होगा, इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। और क्योंकि यहां पे सरकार ने अपना रेट फिक्स कर रखा है पीडीएस दुकानों पर, तो उनको तो उसी रेट में देना ही देना है। लेकिन अगर इसके विपरीत जो जैसे कि जो गरीबी रेखा के नीचे है उन्हीं को तो पीडीएस सिस्टम का लाभ मिलता है। जो थोड़ा सा भी गरीबी रेखा से ऊपर है वो वैसे कहने को तो अमीर है, लेकिन अमीर ऐसा अमीर नहीं है कि वो बहुत ज्यादा चीजों को संग्रहित कर सकता है। बस वो है कि वो उस मानक को नहीं पूरा कर पा रहा है जिसके तहत उसको पीडीएस में आना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए जो है चुनौती का भरा कार्य हो जाता है पीडीएस के वजह से। ठीक है, तो ये समस्याएं भी हमें पीडीएस में देखने को मिल रही है। लेकिन सारी व्यवहारिक समस्याएं हैं, ऐसा आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जो लप्पो जप्पो टाइप पॉइंट होगा, और सभी पॉइंट जो है आपको एकदम बेहतरीन वाले यहां पर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार भारत की पीडीएस में विभिन्न प्रकार की कमजोरियां बनी हुई हैं जिसके कारण यह अकुशल हो गई है। ठीक है, एक अध्ययन के से पता चलता है कि 1 रुपए का अनाज पीडीएस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की जो कीमत आ जाती है ना, 3 रुपए 65 पैसे। मतलब 1 रुपए का अनाज अगर आपको पीडीएस से माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है तो उस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए 3 रुपए 65 पैसे खर्चा आ रहा है। तो ये सरकारों के लिए जो है बहुत ही एक महंगा सौदा पड़ रहा है। एक समस्या ये भी देखने को मिल रही है। साथ साथ टीसीएस के अनुसार यह लागत 6.68 रुपए भी है। मतलब कुछ जो प्राइवेट सर्वे हुए उसमें ये तक निकल के आ गया कि लगभग 6 रुपए 68 पैसे यानी लगभग 7 रुपए खर्चा आ जा रहा है 1 रुपए का अनाज पहुंचाने के लिए। तो ये सब जो है चुनौतियां हैं पीडीएस सिस्टम की इंडिया में। अब हमने बात की कि पीडीएस सिस्टम होता क्या है और हमें पीडीएस में भारत को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि इसको सुदृढ़ करने के लिए, इसको मजबूती देने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या क्या प्रयास जो हैं किए जा रहे हैं। तो भारत में पीडीएस में सुधार करने के लिए इसके पुनर्संगठन के विभिन्न प्रकारों के प्रयास किए गए। कुछ प्रयास निम्न हैं। क्या क्या प्रयास हैं? पहला है आपका सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, आरडीपीएस, रेगुलेटेड या रिवाइज्ड पीडीएस सिस्टम है। डीपीएस हो गया, सॉरी, पीडीएस सिस्टम है, रिवाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसे 1992 से क्या किया गया था, लागू किया गया। और इसका मुख्य लक्ष्य था दुर्गम स्थानों जैसे रेगिस्तान, पहाड़ी आदि क्षेत्रों में पीडीएस का विस्तार करना। इसके अलावा इसमें दुर्गम स्थानों पर खाद्यान्नों की कीमतों से 50 रुपए प्रति क्विंटल नीचे रखना। जो सीआईपी है, सेंट्रल इश्यू प्राइस है, उससे ऐसे स्थानों पर की कीमतों को, नहीं मैं करा रहा हूं, कराऊंगा पुष्पेंद्र, निश्चिंत रहें। रेगुलर सेशन आएगा ये, बस थोड़ा सा इसको लाइक शेयर आप लोग कर दीजिए।
और मैं आप लोगों के लिए पूरी तरीके से प्लस का सेक्शन एक तरीके से मैं यूट्यूब पर लेकर आया हूं, तो इसको आप लोग जरूर लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों को जरूर बचा दीजिएगा। बस इतना ही आपका काम है, बाकी तो मैं कराऊंगा। जो जो ट्रेडिशनल सेक्शन है जहां से क्वेश्चन फिक्स रूप में आता है उसको मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सरकार ने प्रयास किया, 1992 में सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि रिवाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू किया गया। इसका मेन उद्देश्य था कि दुर्गम क्षेत्रों तक पीडीएस का विस्तार करना। वेलकम दोस्तों। दूसरा क्या किया गया, प्रोग्राम शुरू किया गया, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसे क्या है 1997 से लागू किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार है यानी गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार, इनको 35 किलो अनाज प्रति माह, ठीक है, जो सेंट्रल इशू प्राइस है उसकी तुलना में 50% कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, प्रति परिवार को डिसाइड किया गया कि 35 किलो अनाज दिया जाएगा और जो जो खुले बाजार का पैसा मतलब कीमत है उससे आधी कीमत पर जो है ये उपलब्ध कराया जाएगा। तो यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ये टारगेट था, इसको 1997 से शुरू किया गया, ठीक है। इसके बाद तीसरी व्यवस्था बनाई गई अंत्योदय अन्न योजना, ये 2000 से शुरू है। इसके अंतर्गत पहचाने गए निर्धनतम परिवारों, अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम पंक्ति पर खड़ा गरीब व्यक्ति, ठीक है। तो अंत्योदय कार्यक्रम के तहत क्या किया गया, निर्धनतम परिवारों की पहचान की गई और उनको भी 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह अत्यंत कम कीमत पर, वहां तो 50% है टारगेटेड वाले में, जो अंत्योदय योजना शुरू की गई इसमें अत्यंत कम कीमतों पर जो है 35 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इसमें क्या था, चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो की दर पर उपलब्ध कराया गया इन परिवारों को। 35 किलोग्राम यहां पे भी। टीडीपीएस में क्या था कि बाजार के आधे रेट पे उपलब्ध कराया जा रहा था। 1997 की योजना थी, ठीक है। रिवाइज्ड 1992 की योजना थी जिसमें दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाना था। अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक या निर्धनतम व्यक्ति और निर्धनतम परिवारों को जो है 35 किलोग्राम वजन 35 किलोग्राम अनाज जो है प्रति माह, बहुत ही कम कीमत, जिसमें चावल 3 रुपए और गेहूं 2 रुपए के रेट से इनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई अंत्योदय। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोग प्रोफाइल फॉलो करके कम्युनिटी पर जो भी मेरे द्वारा अपडेट दी जाती हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। जो भी नॉर्मल अपडेट्स हैं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं कम्युनिटी पर। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रोफाइल को फॉलो करना है और आपको कम्युनिटी की एक्टिविटीज सारी मिलने लगेंगी। 9 बजे डेली आप लोग करंट अफेयर का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री है सभी के लिए, 9 PM पे करंट अफेयर सेशन। ये टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। पीडीएफ नोट्स और लिंक्स यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया जरूर कर लीजिएगा। अनअकैडमी के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से हम लोग पार्ट वाइज जो है सारे आपको रिवीजन करा देंगे ताकि आप जो है मेन से पहले एक राउंड जो है सभी चीजों पर अपनी निगाह को दौड़ा लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।